गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर आपको हार मिली है तो इससे आप डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि सफलता का रास्ता अगर चढ़ना होगा तो हार का सामना अवश्य करना होगा। उसी छोटी छोटी हार से आपको एक सीख मिलेगी और सफलता की ओर निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 2 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा जोश्री दास वर्मा। जोश्री दास वर्मा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। किस क्षेत्र के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस संगठन के लिए? तो फिक्की विमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाल ही में पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट से नियुक्त होने वाली कौन सी महिला बनी है? तो जोश्री दास वर्मा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जॉयश्री दास वर्मा ने 2024-25 के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराने महिला नेतृत्व वाले और महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग FLO भी कहते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वर्मा जी भी शिव कुमार की जगह लेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को पहले याद रखना होगा कि ये कौन सी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाली है। तो ये 41th प्रेसिडेंट के रूप में ये पद को संभाली है। तो उनका नाम क्या है? तो जोश्री दास वर्मा जी। किनको रिप्लेस कर कर? तो शिव कुमार को रिप्लेस कर कर किस ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में ये प्रेसिडेंट बनी है? तो आपको याद रखना होगा कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होने वाली 41वीं महिला के रूप में जोश्री दास वर्मा का नियुक्त किया गया। किनको रिप्लेस कर कर? तो शिव कुमार को। उन्हें इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना मानद कौंसल नियुक्त किया है। उन्होंने कृषि, जल, IT, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, नवाचार, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में भारत और इजराइल के बीच संबंधों का बढ़ावा भी दिया है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से जोशी दास वर्मा जी ने इजराइल ने पूर्वोत्तर भारत के लिए अपने मौनत कौशल को नियुक्त किया और काफी सारे क्षेत्रों में उन्होंने हमारे सहयोग किया है, सहयोग को बढ़ावा भी दिया। तो आपको मेन पॉइंट्स को ये याद रखना होगा कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग FLO कहते हैं, इसके हाल ही में प्रेसिडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ज्योति दास वर्मा को नियुक्त किया गया एज अ 41st नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि वह 2010 से काप्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की निदेशक और सह प्रवर्तक भी रह चुकी है। इसी के दौरान कॉप्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के एक निजी तौर पर आयोजित ISO प्रमाणित कंपनी भी है। ISO सर्टिफाइड कंपनी कौन सी है? तो कैप्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और इन्हीं के को प्रोमोटर और डायरेक्टर के पद पर ये नियुक्त रह चुकी है 2010 तक। इसी के दौरान FLO की स्थापना 1983 में भारत में उद्योग और वाणिज्य की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहते हैं, इनके एक प्रभाग के रूप में भी की गई थी। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? तो 1983, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना दिवस कब है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FLO कहते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 है। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो F से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की के फुल फॉर्म है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये एक एपेक्स बॉडी है किस क्षेत्र में? तो इंडस्ट्री और कॉमर्स के क्षेत्र में ये वर्क करती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में जोश्री दास वर्मा को 41वें नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FLO से नियुक्त किया गया एज अ वुमेन के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में हाल ही में शिग्मोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया एज अ टूरिस्ट के पर्पस के लिए। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फेस्टिवल से भी।
तो शिग्मोत्सव फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये गोवा स्टेट का फेस्टिवल है। त्योहार को सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? तो गोवा में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। शिग्मो उत्सव गोवा में वसंत उत्सव है जिसे गोवा के कोंकणी प्रवासी बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। ये त्योहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में होता है और यह त्योहार हर साल मार्च के आसपास मनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ की फेस्टिवल है? तो गोवा की फेस्टिवल है। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो स्प्रिंग फेस्टिवल मतलब वसंत ऋतु के दौरान इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये गोवा के कोंकणी डिस्ट्रिक्ट में कोंकणी जगह पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल्स का पूरी तरीके से वर्क क्या रहता है कि अराउंड मार्च महीने के आसपास इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के दौरान इस वर्ष इसका जो आयोजन किया गया 26 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक इसको किया जा रहा है। जबकि शिग्मोत्सव उत्सव गोवा के 14 अलग-अलग स्थानों पर 14 दिनों तक बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है और यह त्योहार दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है धक्तो शिग्मो या छोटा शिग्मो कह सकते हैं और दूसरा है बगलो शिग्मो या बड़ा शिग्मो कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डिटेल फैक्ट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में कवर किया। तो सबसे मेन फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि सिग्मो उत्सव किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो राइट आंसर है गोवा का। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 30 मार्च। 30 मार्च को हाल ही में इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हर वर्ष 30 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। तो जानते हैं इसके पीछे का कारण कि आखिर क्या वजह थी कि हमें इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हर साल 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर शून्य निरक्षर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। इसी के दौरान प्रत्येक वर्ष एक अनूठी थीम रखी जाती है। तो इस थीम का नाम क्या है? शून्य निरक्षर आंदोलन के विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित होना। तो आपको ये पॉइंट्स को इंग्लिश में किस तरीके से याद रखना होगा कि इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो पूरी तरीके से फोकस की गई है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ जीरो इलिटरेट मूवमेंट, जिसके दौरान ये विषय भोजन की बर्बादी, प्लास्टिक से होने वाली प्रदूषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा करती है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि वर्ड में ही छुपा हुआ है कि वैसा कोई भी चीज जिससे वेस्टेज होती है उस वेस्टेज को रोकने के लिए, उस वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे भोजन को लेकर हो, चाहे प्लास्टिक्स को लेकर हो, चाहे चक्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर हो, तो किसी चीज में वेस्ट ना करे। इसलिए इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में हम लोग हर वर्ष 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में शताब्दी वर्ष मना रहे वेकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो राइट आंसर केरला। केरला स्टेट का संबंध हाल ही में वैकोम सत्याग्रह से है जो वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है शताब्दी वर्ष से, यानी लगभग 100 साल से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस फेस्टिवल का नाम क्या है? वकुम सत्याग्रह। तो जानते हैं कि आखिर ये जो वकुम सत्याग्रह को सेलिब्रेट करने का पीछे का रीजन क्या है? जो शताब्दियों से चलती आ रही इस वर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है केरला स्टेट के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। 30 मार्च को ऐतिहासिक वायोकोम सत्याग्रह का 100वां वर्ष है, जो केरल के इतिहास में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक माइलस्टोन को अचीव की और इसने न केवल जातीय उत्पीड़न बल्कि सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती दी है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हम लोग 30 मार्च को एक ऐतिहासिक वायोकोम सत्याग्रह के रूप में 100वां सत्याग्रह के रूप में इसे हम लोग सेलिब्रेट किए और इसी दौरान ये केरल का वो इतिहास को दर्शाता है जिसमें छुआछूत अस्पृश्यता को खिलाफ लड़ाई में एक माइलस्टोन को अचीव किया गया था। इसमें न केवल उस जाति का उत्पीड़न बताया गया बल्कि समाज में होने वाली मानदंडों को भी चुनौती दी। इसी के दौरान ये जो वैकोम सत्याग्रह है, जो त्रावणकोर जो आधुनिक केरल कहा जाता है उसमें दलित वर्गों के मंदिर में प्रवेश के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। जिस तरीके से आज आज से लेकर हमारे जब देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले की जब बात है, ये उस समय की घटना है जब वैकोम सत्याग्रह को चलाया गया था पूरी तरीके से
किस तरीके से दलितों को टेम्पल में, मंदिरों में एंट्री नहीं दिया जाता था, उसी के खिलाफ एक वैकुम सत्याग्रह को चलाया गया, जो त्रावणकोर, जो आज का केरल है, जिसमें दलित वर्गों के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि ये जो वैकुम सत्याग्रह है, जिसमें 603 दिनों का अहिंसक आंदोलन किया गया था, जो केरल के कोट्टायम जिले में वैकुम महादेव मंदिर के पास एक सार्वजनिक सड़क के माध्यम से पिछड़े समुदायों को दौरा करने के अधिकार के लिए आयोजित किया गया था। ये जो सत्याग्रह था 30 मार्च 1924 की बात है, जब वैकुम सत्याग्रह को शुरू किया गया था और 23 नवंबर 1925 को समाप्त हुआ। 1923 में कांग्रेस पार्टी की काकीनाडा बैठक में टी के माधवन ने केरल में दलित जाति के लोगों के खिलाफ भेदभाव का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट को पेश किया था। तो यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इन लोग को सपोर्ट किया था, कि जो भी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि छुआछूत को लेकर, तो उस कास्ट को लेकर केरला के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। तो सबसे मेन फैक्ट्स तो आपको ये याद रखना होगा कि वैकुम सत्याग्रह हाल ही में इसकी शताब्दी फेस्टिवल की गई, शताब्दी वर्षगांठ मनाया गया केरला स्टेट के द्वारा। तो ये सारे डिटेल फैक्ट्स को मैंने आपको कवर किया है, तो एक बार डिटेल में इसे जरूर सुन ले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जेम, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कह सकते हैं। जानते हैं ये सबसे थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के गेविस के बाद भारत के गवर्नमेंट ई मार्केट, जिसे जेम के नाम से जानते हैं, ये पोर्टल सार्वजनिक खरीदारी के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगस्त 2016 में ये लॉन्च किए गए जीईएम ने 2018-19 में कुल 17,445 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि 2021-22 में यह धीरे धीरे बढ़कर करीब 1.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑर्डर वैल्यू, जिसे हम लोग जीएमवी कहते हैं, इसका ऑर्डर वैल्यू 2.01 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा अधिक था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट जो हमारे भारत सरकार का है, ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। किसके बाद? तो कोरिया और सिंगापुर के बाद तीसरा जो सबसे लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो हमारे भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट है। तो जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के बारे में कि किस तरीके से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये जो जेम है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं, इसको कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और ये पूरे विश्व में थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो लगाया है? तो राइट आंसर होगा रशिया। रशिया के द्वारा हाल ही में वीटो पावर का यूज किया गया फॉर द ऑर्डर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल फॉर मॉनिटरिंग नॉर्थ कोरिया के सैंक्शंस को। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी को रोकने के लिए रशिया के द्वारा वीटो पावर का यूज कर उसे पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दी गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि आखिर क्या हुआ। रूस ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी कर रहे संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल को वीटो कर दिया और यह वोटिंग से पहले रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान ये बताया गया कि प्योंगयांग के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर 2006 से उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जबकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने पैनल के नवीनीकरण को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया, जबकि 13 अन्य देशों ने नवीनीकरण के लिए मतदान किया है। चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि रूस ने इस पर वीटो कर दिया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वीटो पावर का यूज कर रशिया ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एक्सपर्ट पैनल के द्वारा सैक्शन लगाया जा रहा था नॉर्थ कोरिया पर, तो रशिया ने वीटो पावर का यूज कर उसे पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। तो जानते हैं कि वो जो वीटो पावर दिया जाता है, वो वीटो पावर 5 स्टेट के पास, 5 कंट्री के पास परमानेंट है और 10 कंट्री ऐसे हैं जिसके पास नॉन परमानेंट यानी कि नॉन वीटो पावर है। तो जानते हैं कि वो 10 और कौन कौन से हैं। देखिए 10 नॉन एस्टैब्लिश मेंबर्स जो वीटो पावर में इलेक्टेड है, तो एज अ जनरल असेंबली फॉर अ 2 ईयर टर्म्स
तो उन सभी 10 व्यक्ति यानी टोटल वीटो पावर्स 15 लोगों में डिवाइड है। लेकिन मेन जो पावर है वो 5 कंट्री के पास है, और जबकि 10 ऐसे हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर है, जिनको 2 साल का कार्यकाल दिया जाता है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, और 2 साल के बाद हर एक कंट्री को चेंज किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अल्जीरिया को 2025 तक कार्यकाल है, इक्वाडोर को 2024 तक, गुआना को 2025 तक, जापान को 2024 तक, माल्टा को 2024 तक, मोजाम्बिक को 2024 तक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 2025 तक, साइरा लियोनी को 2025 तक, स्लोवेनिया को 2025 तक और स्विट्जरलैंड को 2024 तक। तो ये सारे 10 मेंबर्स को बताए जिसके पास हाल ही में वीटो पावर जो कि नॉन परमानेंट रूप से उनके पास शामिल है, और 5 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, और इसी वीटो पावर का यूज कर कर उसमें एक रशिया भी है जिसके पास वीटो पावर है, और वीटो पावर का यूज कर कर रशिया ने जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सैंक्शंस लगाया जा रहा था नॉर्थ कोरिया पर, तो उसके प्रति ये पूरी तरीके से खारिज कर दिए। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1 अप्रैल से देश भर में भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास शुरू करेगी? तो राइट आंसर होगा गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 का शुभ आरंभ हो चुका है, जो 1 अप्रैल को किया गया। 10 दिन की ये मेगा एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूरे कंट्री में इसको एक्सरसाइज को किया जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स आगामी 1 से 10 अप्रैल तक आगामी गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान यथार्थवादी वातावरण में उच्च ऑक्टन संचालन करने की अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेगी, और यह अभ्यास देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे शामिल है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों से उड़ान भरने वाली लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डमी लक्ष्यों पर हमला भी करेगी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में गगन शक्ति 2024 का अनावरण किया गया, जो पूरी तरीके से 10 दिन का एक्सरसाइज है, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा एज अ एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकारी और यौन समानता मंच के 59वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा सऊदी अरब को। सऊदी अरब को हाल ही में एज अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन के रूप में फॉर द 69th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन विमेन्स राइट एंड सेक्सुअल इक्वलिटी फोरम के दौरान। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन के दौरान विमेन्स राइट एंड सेक्सुअल इक्वलिटी फोरम का गठन किया गया, और ये कौन सा सेशन चल रहा था? तो 69 सेशन, और इसी सेशंस के अकॉर्डिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया सऊदी अरब को। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से 2025 में अपने 59वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सऊदी अरब को नियुक्त किया, और इसी संयुक्त राष्ट्र में सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज अल्वाशील को अध्यक्ष चुना गया, और 68वें सत्र के अध्यक्ष फिलीपींस के एंटोनियो मैनुअल रेविलो लैगडामिया थे। तो ये फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में जो 69th नेशंस हो रहा था विमेंस से लेकर उनके सेक्सुअल उनके जेंडर इक्वलिटी को लेकर एक फोरम की सेशन हो रही थी, और उस सेशन के दौरान 69 सेशन के दौरान ये गठित किया गया कि हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया जाएगा? तो सऊदी अरब को। ये 69 सेशन का है, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चलना होगा पीछे की ओर। तो 68 सेशंस के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत थे? तो फिलीपींस कंट्री के लोग कार्यरत थे। उसी में से एक एंटोनिया मैनुअल जी के द्वारा इस पद को ग्रहण किया गया था, अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य को वाहन किए थे। तो फैसलों से पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की एडोवोकोशी उप निदेशक सेरनी ट्रेडोर्स ने महिलाओं के प्रति कुख्यात व्यवहार के लिए सऊदी अरब की आलोचना की। ट्रेडोर्स ने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार की बात आती है, तो सऊदी अरब का निराशाजनक रिकॉर्ड सऊदी अरब में महिलाओं और लड़कियों की वास्तविकता और आयोग की आकांक्षाओं के बीच बड़े अंतर का उजागर करता है। तो यहाँ पे सबसे मेन फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में जब 69 सेशन हो रहा था 2025 को लेकर, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, तो विमेन को लेकर स्टेटस लाया गया था, जो विमेन को लेकर फोरम जारी की गई थी 69 सेशन के दौरान। इसमें पूरी तरीके से ये गठित किया गया था कि चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा सऊदी अरब को, और इसी सेशंस के दौरान
एडवोकेसिस के उपनिदेशक जिसे सिडनी ट्रोडस कहते हैं, इस महिला के अकॉर्डिंग ये बयान लगाया गया था कि सऊदी अरब खुद एक ऐसी कंट्री है जो महिलाओं को बढ़ावा नहीं देती है, उनके अधिकारों की रक्षा न करते हुए और उनकी प्रचार की बात न करते हुए वो इस देश के लिए अपने जो महिलाओं हैं उनको ना बढ़ावा देते हुए और लड़कियों की वास्तविकता और आयोग की आकांक्षाओं के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा है और उसे हम किस तरीके से इस 69 सेशन में चेयरमैन नियुक्त कर दिए हैं नेक्स्ट वुमेन्स को लेकर। तो ये विवाद हुआ था, लेकिन आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा, लेकिन सबसे मेन पॉइंट्स याद रखना होगा। कितने भी विवाद हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 69 सेशंस के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, तो सऊदी अरब को नियुक्त किया गया एज अ 69 सेशन के रूप में। तो चलते हैं इसी के साथ रिवीजन बैच की ओर। 1 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, तो कमल किशोर को। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान हर वर्ष अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 900 वर्ष पुराना चालुक्य शिलालेख कहाँ खोजा गया, तो राइट आंसर होगा तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह को 3,350 करोड़ में अधिग्रहण किया है, तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, अदानी समूह ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, अ ग्वाइटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, घेघा रोग को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रोंकोकिसिल ब्रोंकोशिल, ऑप्शन बी लैरिंक्स, ऑप्शन सी ऑटोम्यून डिजीज या ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।